फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम प्रशंसा। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री बुक। आज हम पढ़ेंगे सिविक्स चैप्टर नंबर 2 सैलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसका पार्ट 1। आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज एस्टैब्लिश्ड अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी प्रोवाइडिंग जस्टिस टू ऑल irrespective of their social or cultural background. It has many salient features, some of which are given below. कुछ सैलियंट फीचर्स भी होते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सोसाइटी और जस्टिस प्रोवाइड करने के अलावा। वो है सिंगल सिटीजनशिप। हम वन बाय वन सबको स्टडी करेंगे। फर्स्ट है सिंगल सिटीजनशिप। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड सिंगल सिटीजनशिप। दिस मीन्स that all the Indians, irrespective of their state and their domicile, are citizens of India. This is unlike the system prevailing in USA. USA में भी ऐसा ही सिस्टम चल रहा है, सिंगल सिटीजनशिप, where one can be citizen of New York state as well as an American citizens. एक सिटीजन न्यूयॉर्क स्टेट का भी हो सकता है, लेकिन वो अमेरिकन सिटीजन भी है। In India, the person born in Punjab or Kerala can only be the citizen of India and not a citizen of state of their domicile as well. वो जो आदमी born होगा पंजाब में या केरला में, वो सिर्फ वो स्टेट का सिटीजन नहीं है, वो पूरे इंडिया का सिटीजन है। ये डोमिसाइल कहलाता है। This has been done to ward or suppress the tendencies and promote fraternity and unity among the people. ये लोगों में यूनिटी और फ्रैटर्निटी को प्रमोट करने के लिए बनाया गया है। बाय द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003 जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ग्रांट किया था, जिसने डुअल सिटीजनशिप जो पर्सन है इंडिया ओरिजिन में, पर्सन्स ऑफ इंडिया ओरिजिन PIOs, जिसमें डुअल सिटीजनशिप को ग्रांट किया गया था, who migrated to all other countries after January 6, 1950. All privileges of an Indian citizenship except the right of vote could be enjoyed in PIOs. माइग्रेट क्यों हुए? क्योंकि इस डेट से पहले भारत और पाकिस्तान की बॉर्डर को काटा गया था, इसलिए जो लोग वहां चले गए, उसके बाद जो लोग यहाँ बच गए, उन पे ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू होता है। नेक्स्ट है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। This means all persons above 18-year age have right to vote irrespective of their caste, color, religion, creed. The British had provided commercial electorate under the Act of 1919 and 1995. The Constitution of Independent India has replaced this system by introducing joint electorate. According to this system, resident voters of constituency have to vote for their same candidate. इसमें क्या होता है, कोई भी पर्सन 18 इयर्स के ज्यादा होता है तो उसको वोट करने का अधिकार दिया जाता है। ये जो एक्ट है वोट करने का, जो अदर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, ये ब्रिटिश नहीं, अब 1919 और 1935 में ये एक्ट बना के गए थे। सिमिलरली सम सीट्स आर रिजर्व फॉर कैंडिडेट फ्रॉम शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स. All people from such constituencies have to vote for candidate of the area. This system is aimed at curbing communal politics for fostering communal harmony. ये सिस्टम को क्या बोलते हैं? Curbing communal politics and fostering communal harmony. जिस सिस्टम में जो सीट है वोट करने से पहले ही सिलेक्ट की हुई हो, रिजर्व हो सीट। नेक्स्ट है फंडामेंटल राइट्स। The fundamental rights are basic human rights, which provide conditions essential for their all-round development of human being. They protect people against unjust discrimination amongst the members of the community. They don't make distinctions between human beings based on race, color, sex, religion, or other considerations. They give recognition to dignity and equality to all human beings. The fundamental rights are given in part 3 of Constitution India. फंडामेंटल राइट्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पार्ट 3 में दिया गया है। फंडामेंटल राइट ह्यूमन के बेसिक राइट होते हैं जिससे कंट्री का डेवलपमेंट होता है। फंडामेंटल राइट कुछ क्लास में डिवाइडेड रहते हैं। फर्स्ट है राइट टू इक्वेलिटी। राइट टू इक्वेलिटी आर्टिकल 14 से 18 में दिया गया है। इस आर्टिकल में क्या लिखा गया है?
सक्सेस जो होता है इंडियन डेमोक्रेसी का, इंडियन डेमोक्रेसी मतलब जो भी लोग रह रहे हैं, जो भी पॉपुलेशन है, उनका सक्सेस बहुत लार्ज रेट पे होता है। कब? जब हर सिटीजन को इक्वली देखा जाए, हर सिटीजन को इक्वली राइट दिया जाए पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक कंपोनेंट काम करने का। ये है, इसमें बोलता है, इसमें एक और जो लॉ आएगा वो है इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी लॉ बनने के पहले क्या थी, वो आर्टिकल 14 में दिया गया है, जिसमें गारंटी करते थे कि इक्वालिटी जो है लॉ बनने से पहले भी इक्वालिटी की इतनी ही प्रोटेक्शन रहेगी जो लॉ बनने के बाद रहेगी। लॉ बनने से पहले भी कास्ट, कलर, स्टेटस, इकोनॉमिक, क्रीड, रिलीजन, सेक्स, इन सब पे नहीं देखा जाता था जब ब्रिटिशर्स थे। और लॉ बनने के बाद जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने लॉ बनाया तब ये सब नहीं देखा जा रहा है। लेकिन ये बनने के बावजूद अगर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन की प्रैक्टिस की जाएगी तो वो ऑफेंस को पनिशेबल रहेगा। अब हम आर्टिकल 15 पढ़ेंगे। आर्टिकल 15 में क्या लिखा गया है? प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड मेंशन ऑन आर्टिकल 14। जब हम राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 से 18 में पढ़ रहे थे तो हर एक आर्टिकल में क्या लिखा गया है और उसका क्या अपॉर्चुनिटी है, इक्वलिटी में उसका क्या रोल करता है, उसके बारे में भी स्टडी करेंगे। प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्रुप मेंशन इन आर्टिकल 14। जो मेंशन किया गया है आर्टिकल 14 में, इक्वलिटी बिफोर लॉ में जो मेंशन किया गया है, वही चीज आर्टिकल 15 में भी मेंशन की गई है, थोड़ी चीजों को, इकोनॉमिक कंडीशंस को बढ़ा के। ये इंश्योर करता है सोशल और इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये वाले आर्टिकल 14 इंश्योर करता था कास्ट, कलर, क्रीड, रिलीजन, और आर्टिकल 15 सोशल और इकोनॉमिक क्वालिटी इंश्योर करता है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। Article 16 provided an equality of opportunity for all citizens in matter relating to employment in the office under the central or state government. It prohibits any sort of discrimination on ground mentioned in Article 14. It also allows making of reservation of post in favor of scheduled caste and tribe by passing law. At percent 27% post in government service are reserved other backward classes, OBCs, 15% for scheduled classes and 7.5% for scheduled tribes. यहाँ पे जो अदर बैकवर्ड क्लासेस है, जो क्लास बहुत कम है, वो सब क्लास को भी इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, क्योंकि आर्टिकल 15 और 16 सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी को प्रमोट करते हैं। अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ये अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिसेस जो हो रही थी वो आर्टिकल 17 में दी गई है। इसमें एनी पर्सन प्रिवेंटिंग अदर एंटरिंग पब्लिक प्लेस, वर्शिप और यूजिंग अ पब्लिक वेल, अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैन बी पनिश्ड बाय लॉ। अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी मतलब जो लोग बाहर से आए हुए हैं उनको हम टच नहीं कर सकते हैं, उनके साथ हम नहीं रह सकते हैं। ये डिस्क्रिमिनेशन जो होता था, इस डिस्क्रिमिनेशन को बंद किया गया है। इसके कारण जो पब्लिक वेल है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ये सब और अच्छे से चल रही है, और जो फिर ये प्रैक्टिस करता है उसको पनिश किया जाता है लॉ के थ्रू। नेक्स्ट है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स अबॉलिश किया गया है आर्टिकल 18 में। और टाइटल्स, जो भी टाइटल्स जैसे राय साहेब, खान बहादुर, महाराजा, ये सब जो टाइटल दे दिया जाता था, इन सबको अबॉलिश कर दिया गया है इक्वलिटी के लिए। ये टाइटल्स को माना जाता था कि ये हर एक में इक्वल स्टेटस नहीं प्रमोट कर रहे हैं। हाउएवर एक टाइटल रखा गया है भारत रत्न। ऐसे टाइटल्स रखे गए हैं जो इक्वलिटी को प्रमोट करते रहे। 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो 1976 में लिया गया था, वो रेस्ट्रिक्शंस लगाया गया है राइट ऑफ इक्वलिटी में। कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं 42nd अमेंडमेंट एक्ट में, जो 1917 में पुट किया गया था। इसमें जो राइट है इक्वलिटी का रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, थोड़ा कम कर दिया गया है, क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और स्टेट पॉलिसी की वजह से। नेक्स्ट है राइट ऑफ फ्रीडम। अभी हमने पढ़ा था राइट ऑफ इक्वलिटी आर्टिकल 14 से 18 में, जो हमने भी स्टडी किया। अब हम पढ़ेंगे राइट ऑफ फ्रीडम, जो आर्टिकल 19 से 22 के बीच में फैला हुआ है। इसमें प्रोटेक्शन 6 एसेंशियल फ्रीडम्स के लिए प्रोटेक्शंस की लिखे गए हैं। अंडर आर्टिकल 19 द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी 6 बेसिक फ्रीडम टू सिटीजन। कुछ बेसिक फ्रीडम्स है जो सिटीजन को मिलना चाहिए, आर्टिकल 19 में मेंशन्ड है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस, फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट इंडिया, freedom to reside and settle in any part of India,
फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ट्रेड और बिजनेस। ये कुछ फ्रीडम दिए गए हैं हमें जो आर्टिकल 19 में लिखे गए हैं। There is no specific provision in our constitution guaranteeing the freedom of the press because freedom of the press is included in the wider freedom of expression which is guaranteed by article 19। फ्रीडम जो प्रेस फ्रीडम दिया गया है वो प्रेस फ्रीडम को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं किया गया है क्योंकि इस फ्रीडम को आर्टिकल 19 में गारंटी के साथ दिया गया है, गारंटेड कर दिया गया है। द कॉन्स्टिट्यूशन रिस्ट्रिक्ट द स्टेट फ्रॉम enacting laws which could crucial these freedoms, but at the same time it does not mean that the state cannot make laws of the public good and for protection of the interest of trade and profession। ये कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट enacting laws जो है, स्टेट के जो अपने लॉज बनाते हैं उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। क्यों? ताकि जो ये लॉ बनाए गए हैं अंडर आर्टिकल 19 जो लॉ बनाए गए हैं राइट टू फ्रीडम के, उसको अच्छे से इक्वलिटी मिल पाए, हर एक आदमी उसको इंटरेस्ट के साथ फॉलो कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, स्टेट कैन मेक द लॉज टू प्रिस्क्राइब सर्टेन मिनिमम एजुकेशनल, टेक्निकल और अदर क्वालिफिकेशन फॉर एंट्री टू द प्रोफेशन। जैसे स्टेट, हर एक स्टेट अलग अलग क्वालिफिकेशन प्रोफेशन के लिए अलग अलग एजुकेशनल, टेक्निकल या अलग अलग मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट सेट कर देती है। ऐसे ही राइट टू रिसाइड और सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया ये लॉ के अगेंस्ट नहीं जाती है। जब भी आप अगर मिनिमम या मैक्सिमम लिमिटेशंस में हो तो आप किसी पार्ट इंडिया में सेटल हो सकते हो, ये आपका राइट है जो आर्टिकल 19 के अंडर में दिया गया है। लिमिटेशंस क्या होती है? इमरजेंसी, आर्टिकल 19 कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी। इसका एग्जाम्पल था कोविड-19 में आर्टिकल 19 सस्पेंड कर दिया गया था, मतलब हमारा फ्रीडम को रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया था। इसकी आर्टिकल 19 की बहुत लिमिटेशंस होती है जो कभी भी अबॉलिश की जा सकती है। नॉट एब्सोल्यूट, द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट एंड नेशनल इंटरेस्ट बीइंग इन द पैरामाउंट इंटरेस्ट, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस कुड बी इम्पोज्ड टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस राइट। इस राइट्स को, आर्टिकल 19 के राइट्स को और प्रोग्रेस में लाने के लिए इस राइट की कुछ फ्रीडम्स को चेंज कर दिया जा सकता है। लॉज ऑफ पार्लियामेंट, legislations like Preventive Destination Essential Services Maintenance Act is ISMA, the law to ensure the delivery of essential services in public transport, health service, etc., which is obstructed, would affect the normal life of people, impose certain restrictions on the right of freedom। जो लॉज होंगे पार्लियामेंट की उसके अकॉर्डिंग जो फ्रीडम्स पे रेस्ट्रिक्शंस लगाया जा सकता है। प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्वेंशंस फॉर ऑफेंसेस अंडर आर्टिकल 20, ये आर्टिकल 20 की बात हो रही है, आर्टिकल 19 यहीं पे फिनिश हो गया है। अंडर आर्टिकल 20 द फॉलोइंग प्रोटेक्शंस आर अवेलेबल टू द सिटीजन्स। राइट ऑफ फ्रीडम आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक है, इसलिए अभी हम आर्टिकल 20 स्टडी कर रहे हैं। इसमें प्रोटेक्शन जो दिया गया है पीपल को उसको अच्छे से बताया गया है। अगेंस्ट ग्रेटर पेनल्टी दैट what is prescribed under the law is prohibited। अगर पेनल्टी ज्यादा होगी तो लॉ को प्रोहिबिट कर दिया जाएगा। अगर एक सिटीजन दिन से ज्यादा गलतियां कर जाएगा तो ये कन्वेंशन ऑफ ऑफेंसेस, मतलब जो लॉ पनिशमेंट लेने की लिमिटेशंस है वो उस पर्सन के लिए खत्म कर दी जाएगी। नो वन कैन बी पनिश्ड और प्रोसिक्यूटेड फॉर द सेम ऑफेंस ट्वाइस। एक ही गलती के लिए कोई भी 2 बार पनिशमेंट नहीं ले सकता है। A person cannot be compelled to a witness in the case where he or himself is accused by the offense। मतलब अगर वो खुद स्वीकार कर रहा है अपनी गलती तो उस पर्सन को विटनेस में नहीं डाला जाएगा। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये आर्टिकल अंडर 21 में बताया गया है कि पर्सन कोई भी लाइफ और लिबर्टी के साथ अकॉर्डेंस की लॉ के साथ कुछ नहीं कर सकता है। अपनी लाइफ और अपनी लिबर्टी वो अपने खुद से जी सकता है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, ये आर्टिकल 22 के अंदर बताया गया है। इस आर्टिकल में सिटीजन्स के और 2 अलग अलग सर्कमस्टेंसेस होते हैं जिसके अंडर में ये प्रोटेक्शन होता है। अरेस्ट, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट के भी प्रोटेक्शन होता है, उसके भी 2 अलग अलग सर्कमस्टेंसेस होते हैं जो आर्टिकल 22 के अंदर बताए गए हैं। पहला है ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस। In the case of arrest under ordinary circumstances, the arrested person has the following right। जो arrested person है उसके पास right होती है।
to be informed his or her offence, to be presented before magistrate within 24 hours from the time of arrest. Such a person cannot be kept in custody for more than 24 hours without the permission of magistrate. मैजिस्ट्रेट से आप परमिशन लेके आओ, अगर आप अरेस्टेड हो 24 आवर के अंदर, अगर मैजिस्ट्रेट परमिशन दे देगा कि आप अरेस्टेड हो, तब आपको जेल विटनेस के पास लाया जाएगा, नहीं तो आप छूट जाओगे. ये ऑफेंस को इन्फॉर्म करना रहता है. ये कोई भी जो अरेस्टेड पर्सन, उसके पास ये राइट्स होती है. द राइट टू कंसल्ट अ लॉयर एंड प्रिपेयर फॉर डिफेंस एंड ट्रायल. लॉयर के साथ वो कंसल्ट कर सकता है और डिफेंस और ट्रायल के लिए रेडी हो सकता है. Right of information. Right of information RTI has been included in Article 19(1). Article 19 के पेज 1 में ये RTI इंक्लूड कर दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में. Right to information is implied fundamental right. An implied fundamental right is one of the which it is a part of a named fundamental right or parakeet of the same basic nature and character as the fundamental right. Since RTI is implied in the right of freedom of speech and expression, आर्टिकल 19 में जो स्पीच और एक्सप्रेशन का फ्रीडम दिया गया है वहां पर ये इम्प्लाई किया गया है. इट इज इम्प्लाइड इन द फंडामेंटल राइट, बट बिकॉज इफ one does not know the fact, one cannot speak freely. The Right to Information Act came into force on October 12, 2005. This act gives citizens of India right to seek and receive information from the government and other public authorities, ask certain questions, take copies, include certified copies and document, inspect a document, take sample material. Any citizen can file an application under RTI with public information officers, PIOs, Assistant Public Information Officers, APIO, and seek the required information. Supreme Court declares right to privacy a fundamental right. Right of privacy एक फंडामेंटल राइट है, और कुछ राइट जो सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर कर चुकी है. राइट ऑफ प्राइवेसी अगस्त 24, 2017 को डिक्लेयर किया है इंडिया के सुप्रीम कोर्ट ने, जो एक फंडामेंटल राइट में शामिल होता है. Supreme Court confined that the right to privacy is a fundamental right and does not need to be separately articulated, but can be derived from Article 14, 19 and 21 of the Constitution. It is a fundamental right about to all information of the person and the choice that he/she makes. It protects an individual from the security of the state and their home, from the security of their state and their home, of their movement and over the reproductive choice of partner, food habit, etc. ये एक fundamental right है. Not an absolute right. It is subjected to reasonable restrictions. Supreme Court clarified that the fundamental right to privacy is not absolute. It will always be subjected to reasonable restrictions. इसकी प्राइवेसी के राइट को भी एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, कुछ लिमिटेशंस होते हैं. एक्जिस्टेंस ऑफ लॉ दैट जस्टिफाइज एन एप्रोचमेंट ऑफ प्राइवेसी. अगर कोई लॉ प्राइवेसी को जस्टिफाई करने के लिए अप्रोच कर रहा है तो आपको उस पर कुछ नहीं बोल सकते हो. अलेजमेंट स्टेट नीड दैट इंश्योर्स दैट द नेचर ऑफ दिस लॉ falls within the zone and reasonables without arbitrary state action. स्टेट एक्शन क्या मिलना मतलब कोई भी इलीगल काम किए बिना अगर आप अपने प्राइवेसी को एंजॉय कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. The means adopted by the state are in proportional to the object and need so to be fulfilled by the law. अगर कोई मीन्स होती है, कोई भी चीज स्टेट के थ्रू प्रोपोर्शनल की जाती है आपके प्राइवेसी को, तो उसको फुलफिल करेगा लॉ. According to judgment, the legitimate aims to the state could be protecting national security, preventing and investigating crime, encouraging innovation and spread of the knowledge, and preventing the dissipation of the social welfare benefit. ये privacy include करती है prevention of personal intimities, the sanctity of family life, marriage, possession, home and sexual orientation. A right to be left alone, safeguard individual autonomy, protecting vital aspect of his or her life, personal choice governing a way of life and instinct to privacy. It recognizes the plurality and diversity of the culture. Preventive detection.
In case a person is detained under preventive detention, such a person can be kept in custody for a period of 3 months without trial. ट्रायल के बिना, मजिस्ट्री के बिना एक पर्सन को 3 मंथ के लिए रखा जा सकता है कस्टडी में. सच अ पर्सन, वैसे पर्सन को क्या राइट्स होते हैं? प्रिवेंटिव डिटेंशन डज नॉट मीन दैट द पर्सन स्टैंड अक्यूज्ड. वो पर्सन कुछ नहीं कर सकता, ऐसी बात नहीं है. डिटेंशन बियॉन्ड 3 मंथ कैन बी एक्सटेंडेड ओनली बाय एडवाइजरी बोर्ड. अगर ने कुछ नहीं किया इस 3 मंथ के बीच में, तो वो 3 मंथ को सिर्फ एडवाइजरी बोर्ड ही कंटिन्यू कर सकता है, एक्सटेंड कर सकता है. Ground of detention have to be specified and detained informed of these ground. The latter also has the right to make representation against the detention order. इसके क्या limitations होते हैं? Personal life और liberty के limitations होते हैं. Public interest और power of parliament. The authority of the state can take resource of public interest and refuse and disclose the ground of detention. The legislature of the parliament has power to specify the maximum period of preventive detention. तो पावर ऑफ पार्लियामेंट और पब्लिक इंटरेस्ट के अंडर में ये आपको अक्यूज कर दिया जा सकता है. नेक्स्ट फंडामेंटल राइट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन. ये राइट्स आर्टिकल 23 और 24 में लिखा गया है. 23 में राइट फ्रीडम फ्रॉम द स्लेवरी, बेगरी और अदर फॉर्म्स ऑफ द फोर्स्ड लेबर. जो फोर्स लेबर कर दिया जाता है, मन नहीं है लेकिन तो भी करना पड़ रहा है, इन सब चीजों से फ्रीडम दिया गया है. ट्रैफिकिंग ह्यूमन बींग्स, जो भी बाइंग सेलिंग होता है ह्यूमन बींग्स का, वो प्रोहिबिट कर दिया गया है. आर्टिकल 24. दिस आर्टिकल प्रोहिबिट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स, फैक्ट्रीज, माइंस एंड अदर हजार्डस ऑक्यूपेशन. कोई भी हजार्डस ऑक्यूपेशन के पास 14 ईयर्स के नीचे के बच्चे काम नहीं कर सकते हैं, एम्प्लॉय नहीं बन सकते हैं. ये बॉन्डेड लेबर के अगेंस्ट हार्मफुल हो जाएगा. राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन, रिलीजन का भी फ्रीडम दिया गया है. ये आर्टिकल 25 से 28 में लिखा गया है. इसमें है ऑल पर्सन आर एंटाइटल्ड टू फ्रीडम ऑफ देयर कंसाइज एंड राइट टू फ्रीली प्रोफेस एंड प्रैक्टिस द प्रोपगेट ऑफ देयर रिलीजन सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, morality and health. Every religious determination or any section thereof shall have the right. जो भी पब्लिक ऑर्डर के हिसाब से सब्जेक्ट रहेगा, मॉरलिटी का, हेल्थ का, उन पर राइट्स क्या रहेगी? एस्टैब्लिश मेंटेन्ड इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस चैरिटेबल पर्सन्स टू मैनेज ओन अफेयर्स इन मैटर ऑफ रिलीजन्स. अपने अपने में ही सॉल्व हो जाना चाहिए सारी चीजें. टू ओन एंड आक्यू द मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी. ऐसी प्रॉपर्टी बनानी है जो मूवेबल भी हो और इमूवेबल भी हो. एडमिनिस्ट्रेटर को ये लॉ से कोई मतलब नहीं रहेगा कि रिलीजन की बेस पे क्या प्रॉपर्टी बन रही है. नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे टैक्स. ये पर्टिकुलर रिलीजन के थ्रू कोई भी टैक्स पे करने के लिए नहीं बोला जा सकता है. नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस कैन बी प्रोवाइडेड इन एनी इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन्ड आउट ऑफ द स्टेट फंड. कोई भी इंस्टीट्यूशन में, कोई भी स्कूल में होली मेंटेन रिलीजियस एजुकेशन प्रोवाइड नहीं की जाएगी. कोई भी इंस्टीट्यूशन में, स्कूल में रिलीजन से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी स्टडी नहीं करवाई जाएगी. इवन थ्रू रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस मे बी इम्पार्टेड इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन recognized by or receiving fund of the state. No person attending these institutions shall be compelled to receive that religious institution without the consent. अगर तो भी रिलीजियस स्टडी करवानी है तो वो इंस्टीट्यूशन को अलग बनाया जाएगा और उसका लॉ से कोई रिलेशन नहीं रहेगा. जो भी चीजें रहेगी उसको अपने अंदर में ही सॉल्व करना रहेगा, ये बाहर नहीं आनी चाहिए. कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर्टिकल 29 और 30 में दिया गया है. कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स ये आर्टिकल 29 के सेक्शन में दिया गया है कि पीपल या पूरा देश एक डिस्टिंक्ट लैंग्वेज को प्रिजर्व करेगा, स्क्रिप्ट और कल्चर को प्रिजर्व करेगा, एक डिस्टिंक्ट लैंग्वेज पे स्टिक रहेगा. उसके बाद अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हो, लेकिन जो एक लैंग्वेज रहेगा, एक स्क्रिप्ट रहेगा, कल्चर रहेगा, वो एक डिस्टिंक्ट रहेगा. ये डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर किसी भी रिलीजन, कलर, कास्ट, क्रीड या सेक्स पे ग्राउंड पे डिनाई नहीं कर दिया जाएगा. माइनॉरिटीज इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आर्टिकल 30 गिव ऑल माइनॉरिटीज टू द स्टेट राइट एंड एस्टैब्लिश एडमिनिस्ट्रेशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस.
कोई भी बच्चा अपने मर्जी से कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में पढ़ सकता है। स्टेट प्रोहिबिट द डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट एजुकेशनल इंस्ट्रक्शन। दो इंस्टीट्यूशन आपस में डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये लास्ट फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट आर जस्टिसेबल। सूट कैन बी फिल्ड इन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इफ फंडामेंटल राइट आर वायलेटेड। अगर कोई भी फंडामेंटल राइट फॉलो नहीं की जा रही है तो उसके बारे में बात हो सकती है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। ये आर्टिकल 32 में दिया गया है। अंडर दिस आर्टिकल द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट within their respective jurisdiction are empowered to issue writs। रिट्स को इशू करने के लिए बोला जाता है। रिट एक फॉर्मल रिटन ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की तरफ से कि लीगल रेमेडी जो इंडिविजुअल की है उस पर कोई उंगली नहीं उठाएगा। एडवोकेट प्रोटेक्शन मिलेगा ऑर्डिनरी लॉ के अंदर और हर एक कॉन्स्टिट्यूशन को इन्फ्रोज किया जाएगा फंडामेंटल राइट्स और उसके रिट्स को लॉज में लाने के लिए। जो इम्पोर्टेंट रिट्स होते हैं वो हम अपने वीडियो के पार्ट 2 में पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट रिट्स होते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज होती है। इस वीडियो में हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़े हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फंडामेंटल रिट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारे 7 फंडामेंटल राइट्स होते हैं। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू एजुकेशन। इस वीडियो में हम सारे फंडामेंटल राइट को कवर कर लिए हैं। ये है कुछ फंडामेंटल राइट और ये फंडामेंटल राइट कौन कौन से आर्टिकल के कौन से पेज में क्या लिखा हुआ है। राइट ऑफ इक्वलिटी आर्टिकल 14 से लेके 18 तक डिस्क्राइब्ड है। आर्टिकल 14 में दिया गया है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसमें बिफोर लॉ और लॉ का इक्वल प्रोटेक्शन किया जाएगा। आर्टिकल 15 में प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। 16 इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18 राइट टू इक्वलिटी का लास्ट आर्टिकल में टाइटल्स का एबॉलिशन दिया गया है। इसमें आर्टिकल 14 से लेके 18 में ज्यादातर इक्वलिटी और एबॉलिशन को फ्रीडम दिया गया है। नेक्स्ट है आर्टिकल राइट ऑफ फ्रीडम। ये आर्टिकल 18 और 19 में फैला हुआ है। 19 to 22 इसमें दिया गया है। 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच, कुछ 6 फ्रीडम्स जो दिए गए हैं हमको, कॉमन इंडिविजुअल के 6 फ्रीडम्स दिए गए हैं, वो आर्टिकल 19 में डिस्क्राइब किया गया है। आर्टिकल 20 में कन्विक्शंस ऑफिशियल्स के अगेंस्ट जाके हम कैसे अपना प्रोटेक्शन कर सकते हैं वो बताया गया है। और आर्टिकल 21 में लाइफ और लिबर्टी की प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हैं वो बताया गया है। आर्टिकल 22 राइट ऑफ फ्रीडम का लास्ट आर्टिकल में अरेस्ट किए हुए व्यक्ति को कोई भी केस में कैसे अपना प्रोटेक्शन कर सकता है वो बताया गया है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट हमारे क्या राइट है, ये आर्टिकल 23 और 24 में बताया गया है। 23 में ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स्ड लेबर को बंद कर दिया गया है और आर्टिकल 24 में चाइल्ड अंडर द एज ऑफ 14 ईयर्स का एम्प्लॉयमेंट को प्रोहिबिट कर दिया गया है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये आर्टिकल 25 से 27 के बीच में फैला हुआ है। फ्रीडम ऑफ कंसाइज प्रोफेशन पर्चिंग एंड प्रोपगेशन, आर्टिकल 26 में फ्रीडम ऑफ मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। आर्टिकल 27 फ्रीडम टू पेमेंट टैक्सेस प्रमोटिंग पर्टिकुलर रिलीजन, कोई भी रिलीजियस कामों के लिए हम टैक्स पे नहीं करेंगे। और आर्टिकल 28 में जो भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस रहेंगी उससे हम अटेंडेंस रहे या नहीं रहे उससे फर्क नहीं पड़ता है, उसके हमें फ्रीडम है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट आर्टिकल 29 और 30 में दिया गया है। लैंग्वेज डिस्टिंक्ट लैंग्वेज स्क्रिप्ट और माइनॉरिटीज रहेगी उसका प्रोटेक्शन करना है। और कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन एजुकेशन इंस्टीट्यूट अपने अंदर डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखेगा, ये आर्टिकल 30 में दिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की राइट आर्टिकल 32 में दिया गया है। जो रिट्स को इशू करता है, जो रिट्स हमें आगे अपने वीडियो में पढ़ने वाले हैं उसको इशू करता है राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो आर्टिकल 32 में दिया गया है। नेक्स्ट है राइट टू एजुकेशन, यह आर्टिकल 22A में दिया गया है। इसमें क्या है, फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा 6 से लेके 14 ईयर्स तक के बच्चों को, ये गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। आई होप मैंने जो पढ़ाया है आपको समझ में आ गया है। तो अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछना और मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। थैंक यू, बाय।